नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की इस ऑनलाइन क्लास में। पीएससी मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे और करंट अफेयर्स में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही, कौन कौन सी विषय चर्चा की रही, उसको लेकर के आज हम लिपिबद्ध भी करेंगे और उसको लेकर के आज हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण, या तो मैं संगठन के नाम बताऊंगा या किसी व्यक्तित्व से नाम संबंधित नाम बताऊं, किसी राज्यवार कोई खबर हो तो उसको आप तुरंत लिपिबद्ध करते जाइएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन कोट्स के साथ में, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत अच्छी लाइन है। जल्दी से फटाफट बढ़ लेते हैं। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? ये लास्ट क्लास का हम लोगों का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है केरल। देखिए भाई, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। फटाफट से चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। क्या है इसकी व्याख्या? 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चामोली जिले के माड़ा में, ये वही चामोली जिला है जहां पर हाल ही में क्या हुआ था, लैंडस्खलन हुआ था। मींस वहां पर स्लाइडिंग के दौरान बहुत सारे लोगों की, काफी जिले लोग थे जिनकी मजदूर थे, उन लोगों की यहां पर डेथ हो गई थी। चामोली जिले के माड़ा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क, ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहा जा रहा है। इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। हर्बल पार्क को 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कितने फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है? 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कहां पर है भाई? चामोली के माड़ा जिले में। ठीक है, हर्बल पार्क को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला खंड बद्रीनाथ से जुड़ी प्रजातियों के लिए, दूसरा खंड है अष्टवर्ग प्रजाति के लिए, तीसरा है सौसुरिया प्रजाति के लिए और चौथा है मिश्रित अल्प प्रजाति के लिए, अल्पाइन प्रजाति के लिए। इस तरह से ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। ये सभी प्रजातियां, मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, ये सभी प्रजातियां जो हैं जंगल में जड़ी बूटी बीनने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसीलिए जड़ी बूटियों से संबंधित किसी भी जनजाति का यदि आपसे पूछा जाता है तो ये चारों जनजाति हैं जो उत्तराखंड में क्या करती हैं, जड़ी बूटियां एकत्रित करती हैं। ठीक है, फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? भाई प्रश्न पूछा गया है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं? ये हैं, नाम क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केती होचो, दूसरा है सलीमा मजारी, तीसरा है निक्की हेली, चौथा है जेनेट डी फ्योरे। ये निक्की हेली का आपने नाम पहले भी सुना होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों केती होचल। चलिए फटाफट से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इसकी व्याख्या? हाल ही में केती होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी हैं। केती होचुल को एंड्रयू क्यूमो के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पहले इनके स्थान पर कौन थे? एंड्रयू क्यूमो थे और ये पहली महिला गवर्नर बनी है। देख लेते हैं न्यूयॉर्क के बारे में। राजधानी है अल्बेनी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात की जाए तो वहां का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। ठीक है, वहीं पर ये बनी है। क्या नाम है? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। क्या नाम है? केती होचुल। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भाई, राजदूत हर बार, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, व्यापम हो, एमपीएसआई हो या एमपीपीसीएस हो, हर एक एग्जाम में क्या है, नया राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न ये पूछा गया है। राजदूत हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो हमारे देश का कोई व्यक्ति अन्य राज्य में राष्ट्र में राजदूत बना हो, या वहां का कोई व्यक्ति हमारे देश में राजदूत बना हो। चलिए देख लेते हैं। पहला है विधु नायर, दूसरा है राहुल श्रीवास्तव, तीसरा है गौरव आहलुवालिया, चौथा है हरीश पर्वता नेनी। इसका उत्तर जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं। हरीश पर्वतानेनी को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
ये जर्मनी में बने हैं। जर्मनी के नाम से और कौन फेमस हैं? एंजेला मर्केल। कौन है ये? वहां की चांसलर हैं, ठीक है ना। वहीं पर क्या बनाया गया है? हरीश पर्वतानेनी को जर्मनी का नया राजदूत, ठीक है ना। ये भारत के नए राजदूत हैं और जर्मनी में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। हरीश पर्वतानेनी विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में वर्तमान में सेवाएं दे रही हैं, ठीक है ना। कहां पर हैं ये? विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में किसे बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे चयन किया गया है? किसका यह नियुक्ति की गई है? किसकी की गई है? पहला है संदीप बख्शी, दूसरा है पंकज कुमार सिंह, तीसरा है एसएस देसवाल, चौथा है अभय कुमार। भाई इसका उत्तर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह, पीके सिंह। इनको क्या किया गया है? पीके सिंह, इनको क्या किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। जीवन प्रथम पर्यंत कर्तव्य, यह इसका स्लोगन होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं। पंकज कुमार सिंह को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, ठीक है ना, के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ये दोनों जगह कार्यरत हैं। वह 31 अगस्त को आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। एसएस देसवाल बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, अतिरिक्त प्रभार कब सौंपा जाता है? जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहा हो या किसी व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाए। ऐसे में क्या रहता है कि उसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है। मतलब आप एक विभाग तो संभालेंगे ही, दूसरा विभाग की भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। तो ये वर्तमान में बीएसएफ प्लस एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दोनों के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाई मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? आईसीआईसीआई। ये प्राइवेट में सबसे बड़ी बैंक है, आईसीआईसीआई, ठीक है ना। चलिए, पहला ऑप्शन है संदीप बख्शी, दूसरा है अरविंद कुमार, तीसरा है सुनील मिश्रा, चौथा है चारू माथुर। भाई इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद कुमार। इनको क्या बनाया गया है? आईसीआईसीआई बैंक का क्या बनाया गया है? आईसीआईसीआई बैंक का बनाया गया है एमडी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। बख्शी की पुनर्नियुक्ति, एक सेकेंड, यहां पर मैं बोलना चाहूंगा संदीप बख्शी। इसका सही उत्तर होगा संदीप बख्शी। चलिए संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। बख्शी की पुनर्नियुक्ति 15 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी और कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा। एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति से पहले बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी थे, ठीक है ना। ये मुख्य परिचालन अधिकारी थे, किसके थे? एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं आगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, मालाबार 21 नौसेना अभ्यास कहां शुरू हुआ? भाई मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में पूछा जा रहा है। ये रहा आपका मालाबार नौसेना अभ्यास। पहला है श्रीलंका, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है भारत। देखिए भाई, मालाबार 21 नौसेना अभ्यास का शुरू कहां से हुआ है? ये हुआ है अमेरिका में। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अब इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग, तुरंत देख लेते हैं। भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चार देशों के बीच भारत, अमेरिका, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान
IJAJ, ठीक है ना। ये 4 देशों के बीच में किया जा रहा है, मालाबार 21। इस नौसेना अभ्यास को अमेरिका के गुआम द्वीप में शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है? गुआम द्वीप में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो पहला है 5वें स्थान पर, दूसरा है 7वें स्थान पर, तीसरा है तीसरे स्थान पर, चौथा है दूसरे स्थान पर। भाई इसमें भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है ना। कौन सा है? जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021। चलिए भाई फटाफट से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गया है। 47 देशों की एक लिस्ट जारी की गई, ठीक है ना। किस बात की? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक की। इस लिस्ट में चीन शीर्ष स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। किस बात की लिस्ट जारी की गई? फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक की। यह सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए भारत सरकार द्वारा किस पोर्टल को शुरू किया गया है? देखिए कामगारों के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। नाम आप लोगों के सामने है। फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। युक्त धारा पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, समग्र पोर्टल और इनमें से कोई नहीं। इसका नाम है ई श्रम पोर्टल। ये श्रम वे जयते एक मिशन था भारत सरकार द्वारा, उसके तहत इस पोर्टल की स्थापना की गई है। फटाफट से देख लेते हैं क्या व्याख्या है इसकी। हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है। देखिए सामाजिक सुरक्षा का एकीकरण करने का, कोई भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन सबको का क्या करना है? एकीकरण करना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये लोगो लॉन्च किया है किसने? भूपेंद्र यादव जी ने। कौन है ये? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है हमारे सामने। हाल ही में किसने भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? पहला है नीति आयोग, दूसरा है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तीसरा है और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बता देता हूं इसका उत्तर। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर के इस फोरम को शुरू किया है, फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। इस फोरम को लॉन्च किया है दोनों ने मिलकर के, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग को लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य एशिया में ग्रीन हाउस उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र के चरम स्तर 2 डिग्री से नीचे के रास्ते के अनुरूप नीचे लाना है। मतलब क्या है? ग्रीन हाउस का उत्सर्जन इस समय वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को रोकने के लिए, डिकार्बोनाइजिंग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इस फोरम को लॉन्च किया गया है। और क्या करेंगे इससे संबंधित कि इस परियोजना को लागू करते ही कैसे भी करके इसका जो स्तर है किसका, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का, उसको सबसे कम यानी कि निचले स्तर पर 2 डिग्री से लेकर नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा वो अचानक से क्या हो जाएगा, उत्सर्जन कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण और संकुलन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आप लोगों को बिल्कुल भली बात पता होगा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण जैसा स्थिति बनी रहती है। आप दिल्ली देखते हो, आप नोएडा जैसे क्षेत्र को देखते हो, आप पंजाब जैसे एरिया को देखते हो,
वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बहुत सारी मतलब वातावरण इतना प्रदूषित रहता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, चूंकि हमें ही जागरूक होना पड़ेगा वातावरण के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को लॉन्च किया है? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री की बात कर रहा है वो। पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है अमेरिका। उत्तर देख लेते हैं, आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। मेरे ख्याल से जो उत्तर होगा इसका वो अमेरिका होगा। अमेरिका ने ऐसी फैक्ट्री अभी विकसित की है। हाल ही में अमेरिका में स्थित ओमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को शुरू किया है। ये शुरू हुई है कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है ना, बेंगलुरु कर्नाटक में इसे शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? अमेरिका ने। अमेरिका की एक ओनियम इंटरनेशनल करके एक शाखा है, उसने इसे शुरू किया है। यह भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? आप लोगों को इससे संबंधित एक जानकारी दे दूं। पहला ऑप्शन है मरियप्पन थांगावेलु, दूसरा है टेकचंद, मीराबाई चानू और अजय जडेजा। क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा। क्या हुआ है भाई? भारत को गोल्ड भी मिल चुके हैं। अब देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो वो उत्तर आप लोगों को देना है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि किसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भारत के नए ध्वजवाहक की, पैरालंपिक में नए ध्वजवाहक कौन बने हैं, पहले कौन थे और अब कौन है, दोनों का आपसे संयुक्त रूप से उत्तर देना है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के उत्तर मुझे मिलने चाहिए। ठीक है ना, जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरी सुनी है वो लोग उत्तर जरूर दें। आप नेट से सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसका उत्तर मुझे हर हाल में दीजिए। ठीक है ना, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।